तो अब इसको देखने के बाद में कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वर्टिब्रेट्स में, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम आती है और किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसके लिए अडेप्टेड हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, दिस इज कॉल्ड एज किडनी। सो लेट अस टॉक अबाउट द ह्यूमन किडनी नाउ। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने वाले प्राइमरी ऑर्गन के बारे में, और इस ऑर्गन को हमने क्या कहा है, किडनी। सो किडनीज एक्चुअली एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और आप ये जानते हैं कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आपने बनाया कहां था, लिवर में। दो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए कि ह्यूमन बींग्स में जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है अपने फाइनल फॉर्म में कहां पे आता है, लिवर में आता है। और लिवर से जो बना है यूरिया, ये यूरिया पहुंचेगा किडनी में और किडनी इसको क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि लिवर ने बनाया यूरिया और ये यूरिया आएगा हेपेटिक वेन में, ये यूरिया आएगा हेपेटिक वेन में। सो ये यूरिया किस में आएगा, हेपेटिक वेन में। तो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड यूरिया, द आंसर वुड बी हेपेटिक वेन। सो हेपेटिक वेन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरिया का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लिवर ने बनाया है, इसको किस में डाला है, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन इसको लेके जाएगी इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना कावा इसको पहुंचा देगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड देन इट विल गो टू द लंग्स, लंग्स से वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स में, और ये पल्मोनरी वेन्स इसको लेकर के आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी अयोटा, और ये अयोटा की एक ब्रांच होगी रीनल आर्टरी, और ये रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के जिसमें यूरिया है किसके अंदर घुसेगी, किडनी के अंदर। ब्लड क्या होगा, फिल्टर, और फिल्टर्ड ब्लड जिसमें यूरिया का कंटेंट बहुत कम होगा वो रीनल वेन से वापस आ रहा होगा। तो जिस वेसल में आप लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सपेक्ट करते हैं वो रीनल वेन है, जिसमें आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सपेक्ट करते हैं वो हेपेटिक वेन है। बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है बनाया किसने है, लिवर ने, और एलिमिनेट किसने करना है, किडनी ने। पहुंचने का रास्ता आप देख रहे हैं काफी घुमावदार है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये समझ गए होंगे कि रीनल आर्टरी इस ब्लड को लेके जा रही है, इसके अंदर काफी यूरिया है, यहां पर ब्लड फिल्टर हुआ है, और ये रीनल वेन जो फिल्टर्ड ब्लड को वापस लेके आ रही है इसमें यूरिया का कंटेंट कम है। सो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि किडनी का मेन काम क्या है। सो किडनी एलिमिनेट करती है हमारा प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे में जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया ना होकर के क्या है, यूरिया है। हमने इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लिया है, यूरिया में। सो पहला फंक्शन जो मेरी किडनी का हो गया दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का मतलब है मैं बात कर रहा हूं एलिमिनेशन ऑफ यूरिया। तो पहला फंक्शन तो मुझे ये समझ में आ गया अपनी किडनीज का। नंबर टू इट regulates the osmolality and therefore we call this function as osmoregulation. Osmoregulation में ये दो चीजें मेंटेन करेगी, it will maintain body water. सो बॉडी वाटर अगर आप समझ सके तो इनडायरेक्टली इट विल ऑलवेज बी रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर एज वेल। तो हमने कहा कि एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दूसरा हमने क्या कहा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में मैंने आपसे कहा कि किडनी किसको रेगुलेट कर रही है, टोटल बॉडी वाटर को, और बॉडी वाटर को रेगुलेट कर रही है तो इनडायरेक्टली किसको रेगुलेट कर रही है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को। ये बात मुझे समझ में आ गई। नंबर टू, इट विल बी मेंटेनिंग द सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये जो पर्टिकुलर आयंस या सॉल्ट्स है इनकी कंसंट्रेशन को आपकी बॉडी में मेंटेन कौन करेगा, किडनी। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए किडनी के। नंबर थ्री फंक्शन ऑफ द किडनी वुड बी दैट इट विल बी पिवटल in the maintenance of the acid base regulation in the body. तो बॉडी में अगर H प्लस आयंस एलिमिनेट हो जाए तो उसको किडनी क्या कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है। बेस की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, बेसिस की जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको भी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, इन सब प्रोसेस से किडनी क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल, लाइफ के लिए बहुत क्रिटिकल फंक्शन है किसका, किडनीज का।
So kidneys maintain the acid and the base balance, and hence they will be maintaining the pH of the body fluids. Especially I am talking about the pH of the blood that I have already told you, that is between 7.33 to 7.44. So you can immediately see that the blood pH must be maintained within a very narrow range, 7.33 से 7.44. इसीलिए इसमें मिनट टू मिनट जो करेक्शंस करने पड़ते हैं, ये रेगुलेशन का काम कौन करता रहता है? किडनी करता रहता है. फोर्थ हम इस क्वेश्चन को भी देख चुके हैं. किडनी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ब्लड वाले चैप्टर में. मैं जानता हूं कि किडनी एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है. इस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन, और ये इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. तो किडनी का एक और फंक्शन ये है कि ये रेगुलेट करती है आरबीसी प्रोडक्शन. नंबर 5, किडनी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द लेवल्स ऑफ कैल्शियम रेगुलेशन इन दी बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? किडनी. इसकी वजह यह है कि किडनी वो जगह है जहां पर विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सो जब किडनी विटामिन डी के इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म को कन्वर्ट कर देती है उसके एक्टिव फॉर्म में, तो ये विटामिन डी एक्चुअली एक किडनी हार्मोन की तरह काम करके इट विल एक्ट ऑन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द पीसीटी, एंड देयरफॉर इन द ट्यूब्यूल्स, एंड फ्रॉम देयर यू कैन either absorb or reabsorb calcium into the body, and that calcium can be used to strengthen the bone or the teeth whatever it is. लेकिन कैल्शियम रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रही है? किडनी. इसको हम दोबारा समझेंगे कि किडनी एक्टिवेट करती है विटामिन डी को, और फिर विटामिन डी एक्ट करता है से फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को, और जब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम स्टिमुलेट होता है विटामिन डी से, देन इट गेट्स केपेबल ऑफ एक्चुअली एब्जॉर्बिंग कैल्शियम. प्लीज रिमेंबर, डाइवेलेंट कैटायंस आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी और रीएब्सॉर्ब फॉर दैट मैटर. उसके लिए उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा विटामिन डी का. दिस इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द विटामिन डी इन योर बॉडी. एंड सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट important function of the kidney is that it is the second most important site for gluconeogenesis after liver. लिवर के बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट आपकी बॉडी में कौन है? किडनी है. अब एक इस चीज को ये समझिए, मैंने लिखा है शब्द ग्लूको, फिर शब्द लिखा है नियोजेनेसिस. ग्लूको का मतलब आपको पता है ग्लूकोस, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, बीच में शब्द आया है नियो का मतलब हो गया नया. दैट मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. तो अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. और 3 सोर्सेज हैं इसके, इसको याद रखिएगा. पहला है ग्लिसरॉल विच इज एन अल्कोहल, नंबर 2 इज लैक्टेट विच इज लैक्टिक एसिड, एंड नंबर 3 आर सम अमीनो एसिड्स. सो कुछ प्रोटीन जब टूटते हैं अमीनो एसिड्स में, कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो ग्लूकोजेनिक हैं, उनसे आप क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज बना सकते हैं. और ग्लूकोज आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में ग्लिसरॉल से भी बना सकते हैं और लैक्टेट से भी बना सकते हैं. तो ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज यू विल हैव टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एट एनी कॉस्ट एट ऑल टाइम्स वेदर यू आर ईटिंग और नॉट, एंड देयरफॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल. द primary function would be by the liver. The second thing that is important for gluconeogenesis is kidney. So immediately we can see that kidney is very important for maintenance of blood glucose level in between meals. 2 meals के बीच में आपके blood glucose level को maintain करने के लिए आपको gluconeogenesis चाहिए, और क्योंकि gluconeogenesis बड़ा important function है kidney का, so kidney इस blood glucose level को maintain करने में आपकी मदद कर रही होगी. So I hope this is very very simple and you have understood this. अब इस बात को ये समझिए, अगर हम एक बात कहते हैं कि किसी आदमी में किडनी फेल हो जाए, so what I am saying that the person has a chronic renal failure. chronic का मतलब होता है something of a very long duration. so हमने किसी पेशेंट को ये कहा कि उसमें CRF है. अब अगर मुझे ये पता है कि किडनी के क्या क्या फंक्शन है, तो मुझे बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स में क्या क्या होगा. तो मुझे ये पता है कि उनका यूरिन फॉर्मेशन कम होगा और उनको क्या नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे? यूरिया नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे. इसका मतलब यूरिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई, दिस विल कॉज एन इंक्रीज ब्लड यूरिया, एंड दिस कंडीशन वुड बी कॉल्ड एज यूरीमिया.
ईमिया शब्द होता है बेटे ब्लड के लिए। तो जब भी ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे यूरीमिया। और यूरीमिया को क्लासिफाई करने के लिए या क्वांटिफाई करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल ब्लड यूरिया का कितना है। दिस इज 15 to 40 मिलीग्राम परसेंट। मिलीग्राम परसेंट का मतलब हो गया मिलीग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। सो अगर किसी का ब्लड यूरिया लेवल 40 से ज्यादा है तब हम कहेंगे कि यूरीमिया है, और कंसिस्टेंटली ज्यादा है तो हमें समझ में आएगा कि उसको क्या हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है और किडनी क्या नहीं बना पा रही है प्रॉपरली, यूरिन नहीं बना पा रही है और एलिमिनेट नहीं कर पा रही है यूरिया को। और ये यूरिया बॉडी में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। कहां पर इसका लेवल बढ़ गया है, ब्लड में। इस कंडीशन को मैंने कहा यूरीमिया। और क्या क्या होगा आप समझ सकते हैं, देयर विल बी बॉडी वाटर की प्रॉब्लम आएगी ऑस्मो रेगुलेशन की, एंड देयरफॉर द पेशेंट मे हैव स्वेलिंग। पेशेंट में है स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पैरों पे स्वेलिंग हो सकती है। ये सारे के सारे मैनिफेस्टेशन, क्योंकि टोटल बॉडी वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और साइमल्टेनियसली आप समझ सकते हैं द पर्सन विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मे बी हैविंग हाइपरटेंशन। सो वेरी कॉमनली क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स आल्सो सफर फ्रॉम एन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थर्ड प्रॉब्लम विल बी एन imbalance in the acid and base, and we frequently see that in the chronic renal failure patient there is what is called as metabolic acidosis. The blood pH actually gets down. Mind you, this is dangerous. This is dangerous. It can lead rapidly to death. अगर बहुत ज़्यादा एसिडोसिस हो जाए तो बहुत जल्दी डेथ हो सकती है. So you can easily understand the vitalness of the kidney for the survival of the human being. Fourth, we expect some amount of anemia. तो हम ये देखेंगे कि किसी में माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया होगी, बहुत सीवियर एनीमिया नहीं होती है, 8 या 9 हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, एनीमिया मिल सकता है। आप यहां से देख सकते हैं एरिथ्रोपोइटिन से। नंबर 3, उसकी बोन्स क्या हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऑस्टियोमलेशिया जैसी पिक्चर आएगी। तो बोन्स में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी। और एडल्ट्स में ये काम किस वजह से हो सकता है, अगर रीनल फेलियर है। एंड नंबर 6 वुड बी they will be having inability to maintain blood glucose levels, खास तौर पे between meals। तो आप ये समझ गए कि मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड लिख लिया है कि किडनी के फंक्शंस ये हैं, और मेरे को बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि अगर किडनी फेल हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पूरे कॉन्स्टिलेशन को आप यूरीमिया कह सकते हैं। हालांकि यूरीमिया शब्द रिजर्व होना चाहिए इंक्रीज ब्लड यूरिया के लिए। अब आपको करना ये पड़ेगा, क्योंकि किडनी खराब हो रही है, वो ये काम नहीं कर पा रही है, तो इस काम के लिए आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, ताकि बॉडी से ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आप बाहर निकाल दें। आपको पेशेंट को इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं, आपको विटामिन डी देना पड़ सकता है, और आपको उसको डाइटरी एडवाइस देनी पड़ सकती है कि वो किस तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई करे ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना आए कि वो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करे। तो इमीडिएटली मुझे समझ में आ गया, दीज आर दी फंक्शंस, दिस विल बी द एबनॉर्मैलिटी एंड दिस विल बी द डिरेंज्ड फंक्शंस। एंड डिरेंज्ड फंक्शन जब मुझे समझ में आ गया तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि व्हाट विल बी द ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक रीनल फेलियर।